नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे आप। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो कब करेंगे? करना शुरू कर दीजिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता और समय बीत जाने के बाद में समय फिर से मिलता नहीं। तो जो चीज मिलती ही नहीं है उसको जाने ही क्यों दें। जो चीज दोबारा हमको नहीं मिलनी है उसका भरपूर लाभ उठाएं। चलिए, करंट अफेयर का आपको इंतजार आज से समाप्त हो रहा है। अब रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। करंट अफेयर को साथ साथ लेकर चलेंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। करंट अफेयर का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये जनवरी महीने का पहला एपिसोड हम करने जा रहे हैं। पिछले करंट अफेयर को भी हम कवर करेंगे। ताबड़तोड़ 2 एपिसोड आपको मिलेंगे इसी हफ्ते, जिससे कि हमारा अभी तक का कवर हो जाएगा और उसके बाद में फिर हर हफ्ते हम करते रहेंगे। क्योंकि करंट अफेयर के पूछने पे बहुत बड़े स्तर पे चेंजेस किए हैं आयोग ने, तो उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए, उन परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमने भी अपने मटेरियल में परिवर्तन किया है। क्योंकि वो लोग परिवर्तन करेंगे तो हम लोगों को कुछ अच्छा करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे ज्यादा जरूरी है व्यस्त रहें। ठीक है ना? पीडीएफ भी मिलेगा। सब पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ देने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ती मांग, उपभोक्ता मांग के बीच सरकार ने चांदी के लिए अनिवार्य हॉल मार्किंग की योजना बनाई है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांदी की हॉल मार्किंग जो सफेद धातु की शुद्धता को प्रमाणित करती है, वर्तमान में स्वैच्छिक है, यानी कि ये अनिवार्य नहीं है। अभी तक क्या है? ये स्वैच्छिक है। और 1986 में बीआईएस अधिनियम के तहत स्थापित बीआईएस एक स्वायत्त राष्ट्रीय निकाय है जो उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले आप ये देखिए, जो बीआईएस का मतलब क्या है? बीआईएस का मतलब है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। अभी तक चांदी की हॉलमार्किंग नहीं की जाती थी, लेकिन अभी देखिए इन्वेस्टमेंट चांदी में बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सोने की जगह ज्यादातर लोग चांदी का इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं और सही ऑप्शन यहाँ पर नीचे छुपा हुआ है। ये पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। जून 2021 की बात है। जून 2021 में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई थी। उसके पहले सोने की भी हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं थी। ठीक है? 21 में सोने की गई और अब चांदी की भी कर दी गई है, जिससे कि चांदी की जो भी चीजें होती हैं, जो चाहे कलाकृतियां हैं चाहे जेवर है, उनमें नकली चीजों को रोका जा सके। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब आप दीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, ये पूछा जाता है ना, यलहंका। यलहंका ये एयरवेस स्टेशन कहाँ पर है? ये आपका बेंगलुरु में है। 10 से 14 फरवरी तक एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण की मेजबानी इस एयरफोर्स स्टेशन के द्वारा की जाएगी। 2-3 चीजें यहां ध्यान रखिएगा। एक तो 15वां है, दूसरा तिथि भी याद रखिएगा, 10 से 14 फरवरी के बीच में है। वैलेंटाइन डे के दिन तक चलेगा। 10 तारीख से शुरू होगा, 5 दिन का। इस कार्यक्रम का विषय रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं और दोनों की दोनों बातें सही होने से सी वाला आंसर हो जाएगा। इस समय जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें फैक्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे फैक्ट्स भरपूर मात्रा में मैं आपको देने वाला हूँ। भरपूर मात्रा में फैक्ट्स देने का केवल यही मकसद है कि आपकी तैयारी हर एक क्वेश्चन की हो जाए। ठीक है? अलग से सवाल बनेगा तो यहाँ पर यही बनेगा कि यलहंका ये एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है? बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और ये भारत का नहीं, अभी तक का एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो है,
जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसको कहते हैं HMPV, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बार नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने 2001 में इस वायरस की खोज की और इसे सर्दियों और वसंत के महीनों के दौरान श्वसन संबंधी बीमारी के एक प्रमुख कारक के रूप में पहचाना। दूसरा स्टेटमेंट है, यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों या दूषित सतहों के साथ निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है। ये दो स्टेटमेंट है। फैक्ट यहां पर देखिए कि सबसे पहले बात की जा रही है कि इसको खोजा गया 2001 में। अभी एक केस आया है बेंगलुरु का, और बेंगलुरु में 2 छोटे बच्चों में ये वायरस पाया गया है, HMPV वायरस, है ना। HMPV वायरस का मतलब है ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। खोजा गया था सबसे पहले नीदरलैंड में। ठीक है, इसी कारण से ये चर्चा में आया क्योंकि ये बेंगलुरु में मिला, और ये दूषित सतहों के साथ निकट संपर्क के माध्यम से, ये संक्रमित व्यक्तियों के माध्यम से या दूषित सतहों के माध्यम से ये फैलता है। ये दोनों बातें यहाँ पर सही है। ठीक है, ये जो बच्चा था वो महज 8 मंथ का बच्चा था, 8 महीने के बच्चे में ये पॉजिटिव पाया गया था, और 3 जनवरी की ये बात है, 3 जनवरी को इसको पॉजिटिव पाया गया था। और इससे जो बीमारी होती है वो भी ध्यान रखना है कि श्वसन संबंधी बीमारी होती है। फ्लू जैसे लक्षण इसमें पाए जाते हैं, फ्लू हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जैसे ही फ्लू होगा, फ्लू होने से बुखार भी होगा, खांसी भी होगी, और बुखार खांसी के साथ साथ गले में खराश भी हो जाएगी, है ना, नाक बहने लगेगी उसको, और घरघराहट होने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये सारी चीजें इसमें होती है। ऐसे ही तैयार करते चलेंगे तभी करंट आपका तैयार रहेगा। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसके संबंध में 2 कथन हैं। इस कार्यक्रम में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज संस्थाओं की 5,000 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा है कि इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। लॉन्च किसने किया है? ओम बिरला ने। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये सवाल जब पूछा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा इसको प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं लॉन्च किया है, ओम बिरला जी ने लॉन्च किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं से SC नहीं, ST अनुसूचित जनजाति की जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं उनको सशक्त बनाना, है ना। 500 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। अब यहां पर जब सवाल पूछा जाएगा तो लोग इसको जनरलाइज करेंगे और लोग कहेंगे कि नहीं, केवल ST के लिए क्यों होगा, सबके लिए होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल ST के लिए किया गया है। यहां पर सही आंसर C हो जाएगा। ठीक है, 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगला जो प्रश्न है, विशाखापत्तनम के सिंघांचलम मंदिर में संत नरेहर तीर्थ की मूर्ति मिली है। कहां पर मिली है? सिंघांचलम मंदिर में, विशाखापत्तनम में। नाम क्या है? नरिहर तीर्थ। इनके संबंध में सही कथन आपको बताना है। संत नरिहर ने 3 दशकों तक पूर्वी गंगा राजवंश की सहायता की। वो एक प्रशासक, बुद्धिजीवी और कवि थे। गीता भाष्य और भाव प्रकाशिका उनकी रचनाएं हैं। सबसे पहले कन्नड़ में देववर्णमाला की उन्होंने रचना की। संत नरिहर का जन्म श्रीकाकुलम में हुआ था और उनकी मृत्यु हम्पी में हुई थी। हम्पी को तो आप जानते ही होंगे, तरंगित स्तंभ वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर नहीं दिख रहा है? स्क्रीन क्लियर नहीं है, ऐसा क्या है? स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है क्या? कैसा दिख रहा है? मुझे तो लग रहा है क्लियर है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। पहले दिख रही थी। करंट के साथ ही ऐसा क्यों होता है?
धुंधला दिख रहा है, अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो बताना चाहिए था ना शुरू से, शुरू से ही बता देना चाहिए था। अब देखिए, अब सब सही है, अब सही है कि नहीं सही है? देखिए, आप लोग शर्माने लगते हैं, बताते नहीं है और उसके बाद में भी बताते हैं। अब सही है, ठीक है, चलिए बता दिया करिए। ये सब टेक्निकल चीजें होती है और टेक्निकल चीजें बस नहीं होता है ना? वो जब जब चलती हैं तो चलती हैं, नहीं चलती हैं तो नहीं चलती हैं, ठीक है ना? तो संत नरिहर दास के बारे में ये 3 बातें कही गई कि इनका जन्म जो श्रीकाकुलम में हुआ और मृत्यु इनकी हम्पी में हुई। तो अभी संस्कृति और विरासत पर एक शोध टीम थी, तो उनकी एक 3 फुट की ये मूर्ति इसमें खोजी गई है। ये तीनों बातें सही हैं, डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है? सारी की सारी बातें इसमें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। स्क्वैश में अनाहत सिंह ने इंग्लैंड में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है और अनाहत ने पिछले साल 9 पीएसए चैलेंजर खिताब जीते थे और ये संख्या दुनिया की किसी अन्य महिला से अधिक है। सबसे पहले तो अनाहत सिंह के बारे में यही कंफ्यूजन होता है कि ये मेल है कि फीमेल है। तो अनाहत सिंह के बारे में आप ये जान लीजिए कि ये फीमेल है और इन्होंने अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है। और अनाहत पिछले 9 पीएसए चैलेंज पीएसए चैलेंजर खिताब जीतने वाली दुनिया की अकेली महिला है जो इतना ज्यादा जीत चुकी है। तो दोनों सही है। प्रश्न बनेगा अनाहत सिंह का संबंध किससे है? तो स्क्वैश से है, ठीक है। मलिका एल कराक्सी को हराया है इन्होंने, मलिका एल कराक्सी को हराया था और मलिका एल कराक्सी जो है वो मिस्र की थी, है ना, मिक्स की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो करंट अफेयर आपको बड़ा चटपटा लगता है, जैसे लगता है कि बिल्कुल बहुत मजेदार स्वादिष्ट करंट अफेयर है, वो पूछा नहीं जाता है। बड़ा बोरिंग करंट अफेयर आजकल पूछा जा रहा है। इस सवाल का जवाब दीजिए। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया, वर्तमान में इसमें 9 सदस्य हैं। इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य बन गया है, आंसर दीजिए। इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य बन गया है। ब्राजील ने, क्योंकि ब्राजील इस समय अध्यक्षता कर रहा है, तो ब्राजील ने घोषणा की कि इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का सदस्य बन गया है, ठीक है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे खास बात है, ये 4th मैक्सिमम पॉपुलेटेड कंट्री है, 4th दुनिया का चौथा मैक्सिमम पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, ज्यादा इसमें मुसलमान पाए जाते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं? 10। इसमें अब सदस्य देश कितने हो गए हैं? 10। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, एक सही। ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, ईरान है, मिस्र है, इथोपिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, अजरबैजान है ना। इन्होंने अभी एप्लीकेशन दिया है, तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया, इन्होंने अभी एप्लीकेशन दिया है, ठीक है। और 2024 में रूस की अध्यक्षता में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? कजान में। कहां पर हुआ था? कजान में। तो ये कौन सा हुआ है? 16वां हुआ है। कहां पर हुआ है? कजान में हुआ है। कजान में जो हुआ है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ है? ये रसिया की अध्यक्षता में हुआ है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, दिग्गज परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण और 1998 में पोखरण सेकंड परीक्षणों का हिस्सा रहे थे।
राजगोपाला चिदम्बरम, और वे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष भी रहे थे। 88 साल की उम्र में निधन हुआ है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो 74 में हुआ था और दूसरा 98 में हुआ था, उसके हिस्सा थे। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईईए के उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल यहां पर बन सकता है सुमेलित करने में कि ये क्या थे, तो ये परमाणु वैज्ञानिक थे। क्या थे ये? परमाणु वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। चुंबकीय अनुनाद प्रतिध्वनि ध्वनि पर इनकी थीसिस थी। चुंबकीय अनुनाद, चुंबकीय अनुनाद पर इनकी थीसिस थी, है ना। और इनको मार्टिन फोस्टर पदक भी मिल चुका है। मार्टिन फोस्टर पदक मिल चुका है। मार्टिन फोस्टर पदक इनको मिल चुका है। इसी कारण से इनको मार्टिन फोस्टर पदक मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन लुई ब्रेल के जन्मदिन का प्रतीक है। ब्रेल लिपि का आविष्कार उन्होंने किया था। लुई ब्रेल का 1809 में फ्रांस में जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला 2019 से लिया। हर साल ये सवाल मैं कराता हूं कि इस बार तो ये पूछा ही जाएगा, लेकिन ये सवाल एक बार भी नहीं पूछा गया अभी तक। हो सकता है अब की बार पूछा जाए। ब्रेल, फ्रांस याद रखना, 1809 में इनका जन्म हुआ था। लुई ब्रेल नाम था। ब्रेल लिपि के बारे में कौन कौन जानता है? किन किन लोगों को ब्रेल लिपि के बारे में पता है? किसी को पता है ब्रेल लिपि के बारे में कि व्हाट इज ब्रेल लिपि? बताइए आप लोग, ब्रेल लिपि क्या होती है? जो लोग भी देख नहीं पाते हैं वो इस लिपि के माध्यम से पढ़ सकते हैं, है ना। गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार समारोह का 82वां संस्करण 5 जनवरी को लॉस एंजिल्स में आयोजित किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एड्रियन ब्रॉडी ने द ब्रूटलिस्ट के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार जीता। एड्रियन बॉडी। पामेला एंडरसन ने फिल्म द लास्ट शोगर्ल के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का पुरस्कार जीता। बताइए। वेरी गुड। सिप्रा कह रहे हैं कि इसमें 6 पॉइंट्स होते हैं ब्रेल लिप में, उन पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ा जाता है। बहुत अच्छा, एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको मिल गया। ये दोनों की दोनों बातें यहां पर सही है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक नाम है पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसको दो नामांकन मिले थे। पायल कपाड़िया की, पायल कपाड़िया, है ना। पायल कपाड़िया को 2 नामांकन मिले थे, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट को, लेकिन एक भी पुरस्कार इसको नहीं मिल पाया है, ये ध्यान रखना। ये पुरस्कार इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि ये मिलने के बाद मुहर लग जाती है कि अब लगभग तय है कि ऑस्कर मिल जाएगा। सत्य कथन बताना है। PLI योजना 1.1 घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और पूंजी निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए शुरू की गई है। PLI अवधारणा पहली बार 2020 के कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान पेश की गई थी। PIL योजना क्या होती है? PLI योजना क्या होती है? कितने लोगों को पता है? बताइए, आंसर कीजिए। PIL योजना क्या है? पहला तो बिल्कुल सही है, इस्पात उद्योग के लिए ये योजना है। अभी जो शुरू की गई है, ये इस्पात उद्योग के लिए ये योजना शुरू की गई है ना। PIL क्या होती है? दोनों बातें सही हैं। सबसे पहले कोविड-19 महामारी के समय इसको शुरू किया गया था। इस्पात मंत्री हैं HD कुमारस्वामी, तो HD कुमारस्वामी इसकी शुरुआत की है।
किसने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का फाइनल जीता है? कुछ सवाल ऐसे भी बनेंगे ना। तो ये है वरुण तोमर। किसने जीता है? वरुण तोमर। प्रद्युम्न सिंह जो है, इन्होंने रजत जीता है। इन्होंने रजत जीता है, प्रद्युम्न सिंह ने। ठीक है ना। इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने स्वर्ण जीता है। चैंपियनशिप इन्हीं को मिली है ना। ठीक है। और चिराग शर्मा भी जीते हैं। चिराग शर्मा का नाम इसमें नहीं है, वो यूपी के हैं, चिराग शर्मा, ये ध्यान रखना। तो इसमें ये तोमर याद रखना है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहले ये देख लिया कीजिए, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति भुवनेश्वर में करेंगे। कहां पर? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। इसका उद्घाटन कौन करता है? राष्ट्रपति। 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, है ना। सोच का आंसर दीजिएगा कि सत्य कथन कौन सा है इसमें। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, बताइए, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। इसका जो उद्घाटन है, हमेशा ध्यान रखिएगा, उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करता है उद्घाटन? प्रधानमंत्री करते हैं। और जो समापन है, समापन राष्ट्रपति करते हैं। तो पहला हो जाएगा गलत, दूसरा सही। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ना 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 ना, देखो तुरंत तर्क, आपका दिमाग ऐसा होता है कि तुरंत तर्क ढूंढ लेता है। जो भी आपको आंसर देना होगा उसी के मुताबिक तर्क ढूंढ लेता है। प्रधानमंत्री करते हैं और 9 जनवरी को इसका उद्घाटन उन्होंने किया। ठीक है, 9 जनवरी को। और ये जो 9 जनवरी की तिथि है, ये महात्मा गांधी आए थे कहां पर? भारत वापस आए थे। महात्मा के आने की तिथि है। ठीक है, महात्मा के भारत आने की तिथि है, इसी कारण से इसको चुना गया था ना। ठीक है। और मुख्य अतिथि कौन था इसमें? त्रिनिदाद और टबेको गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, नाम ध्यान रखिएगा इनका, क्रिस्टीन कालरा कंगालू। क्रिस्टीन कालरा कंगारू, कंगारू मत कीजिएगा, कंगारू। त्रिनिदाद और टबेको की राष्ट्रपति, वो इसकी मुख्य अतिथि। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है? 18वां संस्करण तो बनाया गया, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में तो हमने बात ही की है। उसमें तो लिखा हुआ था ना, सीधे लिखा था कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का, तो बताने की जरूरत नहीं। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या है? ये हमारे पक्ष में प्रमाण इकट्ठा करने लगता है जैसा हम सोचने लगते हैं, क्योंकि ये हमारा दिमाग होता है। गलत सोचते हैं तो उसको जस्टिफाई करने लगता है, सही सोचते हैं तो उसको करने लगता है। करता दोनों काम है ये, लेकिन गलत वाले में भी कर देता है तो दिक्कत हो जाती है। वर्ष 2008 से फ्रांस हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का सदस्य रहा है, जिसकी पहल भारत द्वारा की गई। पहल किसकी की गई, सबसे पहले ये समझिए। हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी, इसको कहते हैं IONS। 25 नौसेनाएं एक साथ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। 42वें वार्षिक द्विपक्षीय भारत फ्रांस नौसैनिक
अभ्यास वरुण गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? भारत फ्रांस नौसैनिक अभ्यास वरुण। नाम क्या है? वरुण। तो ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? गोवा में। तो वरुण किसके किसके बीच होता है? ये तो सारे लोगों का तैयार है ना? अरे हम एग्जामिनेशन रूम में ही नहीं, हर जगह पागल ही होते हैं, और जो जितना बड़ा पागल वो अपने को उतने बड़ा समझता है कि हम उतने बड़े बुद्धिमान हैं। हम पागल ही होते हैं, समझ रहे हो? तो वरुण किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच। अब 42वां संस्करण, ये ध्यान रखना है ना? दोनों बातें यहां पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। भविष्यवादी मार्क मैकक्रिंडल ने 2025 और 2050 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जेन बीटा शब्द पेश किया है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज जेन बीटा, तो आप कहेंगे कि 2025 से 2050 के बीच में पैदा हुए बच्चे, उनके लिए जेन बीटा। फ्रैंकी रेमवन अट्टिका जेंडेंग नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा, जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया, जिसका जन्म मिजोरम के आइजोल में सिनॉड अस्पताल में हुआ है। कहां पर? मिजोरम के आइजोल में सिनॉड अस्पताल में हुआ है। तो भारत का ये पहला बच्चा है। बताइए, आपको बताना है सत्य कथन। तो आइजोल में तो ये हुआ है, लेकिन यहां 2050 की बात नहीं है, ये 2025 से 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों के लिए ये बात उन्होंने कही है। वाह, वेरी गुड अनुराधा, यू आर राइट। 2025 से 2039 के बीच में पैदा होने वाले बच्चों के लिए बात उन्होंने कही है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 तक ये पीढ़ी कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 16% होगी। ठीक है, और ये विचार व्यक्त किया गया है कि जो डिजिटल दुनिया है, जो भौतिक दुनिया है, इस डिजिटल और भौतिक दुनिया में ये लोग बहुत सहज तरीके से शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, असत्य कथन आपको बताना है। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक का कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक में विलय 6 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया, और इस विलय को आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44A की उपधारा 4 के तहत मंजूरी दी गई है। असत्य पूछ रहा है, दोनों सत्य है। बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है, बहुत ही लेंदी प्रश्न है, लेकिन पूछा जा सकता है। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक का कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक में विलय हो गया 6 जनवरी को। डेट यहां पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कोई दावा नहीं किया जा सकता कि अब कौन सी डेट पूछेगा, कौन सी डेट नहीं पूछेगा। सावित्रीबाई फूले की 194वीं जयंती 3 जनवरी को मनाई गई, और इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 जनवरी को 1831 में जन्म हुआ, और 1897 10 मार्च को इनकी मृत्यु हुई। महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता, और 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत इन्होंने की। सत्य कथन बताना है, सत्य कथन बताना है। ये डेट मत भूलिएगा। 1831 में जन्म हुआ, इतिहास का प्रश्न है। महिला शिक्षा, महिला साक्षरता
अछूतों की शिक्षा, पिछड़े लोगों की शिक्षा, इसको सशक्त बनाने के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा काम किया। दोनों बातें यहां पर सही हैं। एक गांव पड़ता है नाय गांव, तो नाय गांव ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, है ना। और इतिहास में आप पढ़ते ही हैं कि दलितों और निम्न जाति के लोगों के लिए कितना काम इन्होंने किया। भारत की सहकारिता मंत्रालय ने किस देश के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? किस देश के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता? तो अभी जो देश ब्रिक्स में शामिल हुआ है इंडोनेशिया, उसी के साथ इंडोनेशिया। तो गैर बासमती सफेद चावल व्यापार होगा उसके साथ। अगला जो प्रश्न है, हैंडबॉल की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष, युवा और जूनियर महाद्वीपीय चरण एशिया लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शुरू होगी। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस टूर्नामेंट में 4 देश भाग ले रहे हैं, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत। और ये एक योग्यता टूर्नामेंट है। इसका विजेता विश्व चैंपियनशिप के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? यूपी में हो रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी के कारण ना पूछने के बावजूद भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 देश हैं ये, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत। और जो भी इसमें पास मतलब जीतेगा वो विश्व चैंपियनशिप के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। दोनों बातें सही है, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 19 का। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को दिल्ली में किया। पहला स्टेटमेंट है, ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता, क्षमता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है, जिसका मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। एक पॉइंट यहां पर आ रहा है 2047, याद रखना, अलग से भी प्रश्न यहां पे बन सकता है। वित्तीय सेवा विभाग के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण सेवा बैंक नाबार्ड इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये फैक्ट है जो आपसे पूछा जा रहा है। दिस इज फैक्ट जो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आयोजक कौन है, इसको प्रायोजित कौन कर रहा है। दोनों सही है, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आंसर कीजिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तुरंत बताइए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कितने लोगों को याद है? कितने लोग नकल करके बताएंगे? कितने लोग बताएंगे ही नहीं? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जैसे आपको हनुमान चालीसा याद होता है ना, वैसे याद होना चाहिए। कुरान की आयतें हैं ये, जरूरी वाली। बैंक नेट पोर्टल किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंक नेट पोर्टल किससे संबंधित है? बैंक नेट पोर्टल जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनकी परिसंपत्तियों की ई नीलामी से, याद करिए इसी समय, ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबीज की ई नीलामी से, इससे संबंधित है। अच्छा प्रश्न है यह। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई।
मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दी जाएगी। अर्जुन पुरस्कार 35 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। बत्तीस खिलाड़ियों को, न कि 35 खिलाड़ियों को। आंकड़े याद कर लिए, आंकड़े पूछे जाते हैं, आंकड़े याद कर लीजिए। नाम नहीं याद होगा क्योंकि बहुत ज्यादा नाम हो जाएंगे, तो आंकड़े पूछ लिए जाएंगे। जहां पे 2 4 5 नाम होंगे वहां पे नाम याद करिए, ठीक है। 22 का पहला सही है, दूसरा गलत है। 32 खिलाड़ियों को। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा 2 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है, नियमित श्रेणी में 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार सुभाष राणा, क्षेत्र भी याद करना, पैरा शूटिंग, दीपाली देश पांडे शूटिंग, संदीप सांगवान हॉकी, संदीप सांगवान हॉकी, ठीक है। आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन और श्री अरमांडो एंगेलो कोलाको फुटबॉल, इनको दिया जाएगा। यहां पे नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोनों बातें यहां पर भी सही है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका क्षेत्र। इन क्षेत्रों, जिन क्षेत्रों में इनको दिया जा रहा है, इन क्षेत्रों को रटना होगा आपको, क्योंकि ये सुमेलित करने में आपसे पूछे जाएंगे। आज के पेपर का नेचर जो है आजकल वो यही चल रहा है कि इन नामों को आपसे सुमेलित करने में वो पूछे। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा 2 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। एथलीट सुच्चा सिंह और अनुभवी पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया, इसी समय रट लीजिए। पैरा तैराक है मुरलीकांत पेटकर, एथलीट है सुच्चा सिंह। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भारतीय शारीरिक शिक्षा फाउंडेशन, इसको दिया गया। इसको भी दोनों को रटिए, याद करिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। कौन देता है यह पुरस्कार? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति महोदया के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा, वही तो देती है। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। मेजर ध्यानचंद्र किसको दिया गया है इस बार? मेजर ध्यानचंद्र से किसको सम्मानित नहीं किया गया? क्योंकि कई लोगों को दिया गया। पाकिस्तानी कैसे हो गया सिप्रा? पाकिस्तानी मतलब, इसका मतलब क्या है? डी गुकेश को दिया गया, दिया जाना चाहिए। मनु भाकर को दिया गया, दिया जाना चाहिए। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। अनु रानी को नहीं दिया गया। 32 को अर्जुन, ये ध्यान रखना, 32 को अर्जुन दिया गया है, ठीक है। और अनुरानी को यह नहीं दिया गया है, बाकी इन 3 लोगों को दिया गया है। एथलीट है, ठीक है। अनुरानी को अर्जुन दिया गया है, ये ध्यान रखना। अनुरानी को कौन सा दिया गया है? अर्जुन दिया गया है। और बाकी इन लोगों को, तीनों लोगों को दिया गया है कौन सा? राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। इसका पहले राजीव गांधी नाम हुआ करता था ना, ठीक है। तो डी गुकेश, ये विश्व शतरंज चैंपियन, सबसे कम उम्र के। पेरिस ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर।
और प्रवीण कुमार को भी दिया गया है। प्रवीण कुमार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था ना, तो प्रवीण कुमार का एक नाम याद रखिए। ये 4 लोगों को दिया गया है। ये 4 लोग हैं जिनको दिया गया है। प्रवीण कुमार का नाम भी याद रखना। उल्टा चलना स्टूडेंट की बुद्धि से सर। अच्छा पाकिस्तानी हो गया, ठीक है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने मिट्टी में मौजूद जहरीले प्रदूषकों को खाने और उपोत्पाद बना के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों का उत्पादन करने में सक्षम बैक्टीरिया की पहचान की है? यानी कि मिट्टी में जितने भी जहरीले प्रदूषक हो उनको खा ले और फिर उससे बाय प्रोडक्ट कुछ बना के दे दे, है कि नहीं है? तो कितना मजा आ जाए। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे में ऐसा शोध किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती कौन सी टीम उप विजेता रही? यानी कि कौन सी टीम हारी है, किसको हरा के जीता है? और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 33वीं बार जीती है और हारी है केरल की टीम, उप विजेता रही है, उप विजेता रही है। संतोष ट्रॉफी जो होती है वो स्टेट लेवल फुटबॉल प्रतियोगिता होती है। स्टेट लेवल, राज्य स्तरीय, नेशनल फुटबॉल, स्टेट लेवल नेशनल फुटबॉल, ये प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, टूर्नामेंट होता है। समुद्र पर भारत के पहले कांच का पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया? भारत का पहला कांच का पुल, चाइना के तो बहुत सारा आपने इंस्टाग्राम की रील में देखा होगा। भारत का पहला कांच का पुल कहां बनाया गया? भारत का, आंसर कीजिए। भारत का पहला कांच का पुल कहां बनाया गया? तो ये कन्याकुमारी। ये जोड़ेगा किसको? ये जोड़ेगा तिरुवल्लुवर की प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इसको जोड़ने का काम करेगा। एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ये जोड़ने का काम करेगा। प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री के.एस. मणिलाल का निधन हुआ। 17वीं शताब्दी के वनस्पति विज्ञान ग्रंथ हार्टस मालाबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद करने के उनके प्रयासों से उन्हें व्यापक पहचान मिली। 2020 में उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इतनी मेहनत करने के बाद पद्मश्री, और यहां मसाला बेचने के बाद में पद्मश्री भी दे दिया जाता है। विमल पान मसाला, खुद भी खाओ, लोगों को खिलाओ, और पद्मश्री सरकार दे देती है। और इतना मेहनत करने के बाद पद्मश्री दिया जाता है। दोनों बातें सही हैं। इन्होंने हार्टस मालाबारिकस जो वनस्पति विज्ञान का ग्रंथ है 17वीं शताब्दी का, उसका अनुवाद किया था। के.एस. मणिलाल बहुत बड़े वनस्पति शास्त्री थे, नए साल की शुरुआत में ही नहीं रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। कृषि मंत्रालय ने प्रोजेक्ट विस्तार, कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअली एकीकृत प्रणाली, विस्तार का फुल फॉर्म यही है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर एक्सेस टू एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, किसके साथ सहयोग किया है? कृषि मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट विस्तार के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो मुझे तो गेस करना हो तो तुरंत मैं बताऊंगा कि आईआईटी मद्रास। आईआईटी जो मद्रास है इन क्षेत्रों में बहुत आगे रहता है ना, तो आईआईटी मद्रास, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के वस्त्र एवं परिधान उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक व्यापार में 3.9% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, याद रखना।
सेकंड है कि नहीं इसको चेक कर लेना। और भारत की कुल निर्यात का 8.21% वस्त्र क्षेत्र से आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। तो विश्व स्तर पर आप देखेंगे, वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो ये 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ना कि सेकंड है। तो यहां पर केवल दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा नहीं है, छठा है। भारत में तो कपड़े बनेंगे तो यहां पहनने वाले भी तो बहुत हैं। यहाँ कितने कपड़े पहने हुए, जनसंख्या सबसे ज्यादा, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पहनने वाले भी हैं। तो यहाँ पर खैर निर्यात भी करता है, छठा होना भी अपने आप में बड़ी बात है। भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना किस समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में शुरू हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें 3 स्टार लगा लीजिए। भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना किस समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में शुरू हुई? कौन आंसर देगा? मरीन नेशनल पार्क जामनगर। जामनगर में रिफाइनरी भी है। किस कंपनी की रिफाइनरी है? रिफाइनरी क्या होती है तो जानते हो ना? जहां से भाई तेल निकला तो उसको फिर अलग किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, पेट्रोल डीजल इन सबको अलग किया जाता है ना। तो ये मरीन नेशनल पार्क जामनगर गुजरात, वहीं पर इसको शुरू किया गया है। भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर अब शेंगेन क्षेत्र में 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में से 25 देश शामिल हैं। शेंगेन क्षेत्र की अगर बात की जाए, चलिए दूसरा स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं, उसके बाद बताता हूं। रिलायंस की है, ठीक है। रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ के सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र के सदस्य बन गए हैं। रोमानिया और बुल्गारिया ये बन भी गए। 25 देश इसमें शामिल है, 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में से 25 इसमें शामिल है। ये पूरे विश्व में शेंगेन क्षेत्र दुनिया में मुक्त आवाजाही का, अगर आपसे कहा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र है। मुक्त आवाजाही यानी कि मुक्त आवाजाही जिसको आप कह सकते हैं फ्री मूवमेंट। यहां पर जो मूवमेंट है तो ये फ्री मूवमेंट, जहां पे टेरिफ, जहां पे कोई वो बाध्यताएं, ये सारी चीजें नहीं है। लार्जेस्ट एरिया ऑफ फ्री मूवमेंट इन द वर्ल्ड ये है। तो इन दोनों बातों को आप सही टिक करिए, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और शेंगेन एरिया मार्च 2024 में कंट्री जो ये दोनों है, रोमानिया और बुल्गारिया, इन लोगों ने रजिस्टर्ड किया था कि इनको दिया जाए। शामिल हो गए थे ये लोग, लेकिन अभी तक इनकी केवल हवाई और समुद्री मार्ग से आने वाली जो आवाजाही है वहां तक सीमित थी। अब इसको हर एक क्षेत्र के लिए ओपन कर दिया गया है। भारत ने 2024 में वाहन खुदरा बिक्री में 9% की वृद्धि के साथ 26 मिलियन यूनिट के आंकड़े को पार कर दिया। पिछले वर्ष के 6.39% की तुलना में ईवी की पहुंच बढ़कर 7.5% हो गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो ईवी कार्स हो, अब उनकी सेल लगातार बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो उनकी सेल लगातार बढ़ रही है, तो वो बढ़कर पिछले साल की तुलना में 7.5% हो गई है, यानी कि लगभग 1.11% का इजाफा इसमें हुआ है। और 26 मिलियन यूनिट के आंकड़े को भी भारत ने पार किया है। तो दोनों बातें सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया? आंसर कीजिए, कौन सा राज्य? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य। नो, सिक्किम नहीं है, छत्तीसगढ़ है। हरित सकल घरेलू उत्पाद योजना इसने शुरू की है। किसने? छत्तीसगढ़ ने। हर चीज सिक्किम ही थोड़ी है। हुँ? हर चीज सिक्किम ही थोड़ी हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जनवरी 2025 को भुवनेश कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ का पदभार संभाला, जो आधार का प्रशासन करता है। यानी कि यूआईडीएआई क्या करता है? आधार का प्रशासन करता है, जो आधार कार्ड जारी करने की बात होगी। आधार को भारत में 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक ऐसा कार्ड जिसको आप मान सकते हैं बेसिक कार्ड है, जिसके बिना आप आजकल कोई भी आधिकारिक दस्तावेज आप नहीं बनवा सकते और जिसके माध्यम से आपकी सारी जानकारी ली जा सकती है। तो ये जो कार्ड है, ये 2009 में लॉन्च हुआ था। ये ध्यान रखना कि ये मोदी जी ने नहीं लॉन्च किया था, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अब नहीं रहे इसी साल, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको लॉन्च किया था, है ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये देन थी, उस समय गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की। तो ये दोनों की दोनों बातें यहां पर सही है। कोई पूछ रहा है कि आज लखनऊ में ठंड नहीं है क्या? नहीं, लखनऊ में ठंड है, लेकिन वो मैंने वो जब सब कुछ पहने रहो तो थोड़ा सा मूवमेंट में दिक्कत होती है, तो मैंने उसको उतार के उधर टांग दिया है स्टैंड पे। ठीक है ना, अपनी सदरी उतार कर टांग दी है ना। और फिर बोलते रहो, थोड़ा सा मूवमेंट होता रहता है तो ठंडक लगती भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा कि आधार में कितने अंक होते हैं? अभी तक अनिल कुमार थे, अनिल कुमार की जगह भुवनेश कुमार आ गए। ठीक है। आधार में कितने कितने अंक होते हैं? कौन बताएगा? आधार में अंक कितने होते हैं? 12। 12 अंक होते हैं आधार में। अच्छा, ठीक है। और लोग भी बताइए। 12 ही होते हैं? सोच के बताइए। 14 हो गए। चलो अभी कुछ एक दो बार और पूछेंगे तो और बढ़ जाएंगे। सबके पास आधार है और अंक देखो 12 14 5 अंक होते हैं आधार में। सिप्रा क्या बात है, पाकिस्तान मतलब जाना है? 5 अंक? आधार में 5 अंक कैसे होंगे? आधार नहीं बनवाया अभी तक? डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 अंकों का आधार कार्ड होता है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स डीओपीपी का उपयोग प्रिंटिंग उद्योग में किया जाता है। वे उच्च शुद्धता वाले लिथो ग्रेड एल्युमिनियम कॉइल से बने होते हैं। वित्त मंत्रालय ने 5 देश चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। क्या लगाया है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी? चाइना चाइना जो है चाइना जो है वो क्या करते हैं? चाइना उठा के सस्ता सस्ता सब कुछ माल यहाँ पर पाट देता है, इंडिया में डंप कर देता है। तो जब डंप कर देता है तो इंडिया कहता है कि तुम डंप करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर चार्ज लगा देंगे, जिससे कि तुम डंप ना कर पाओ। तो उसी को कहते हैं एंटी डंपिंग
ड्यूटी, है ना, जिससे कि वो डंप ना कर पाए। एंटी डंपिंग ड्यूटी उसको कहते हैं। ठीक है। अरे 12 अंक ही तो होते हैं, 4-4 करके ऐसे 3 बार लिखे होते हैं। ठीक है, 12 अंक होते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करिए। उधर से आवाज मत करिए, वॉल्यूम बंद रखिए। असत्य कथन, जापान ने अपनी अगली पीढ़ी की हाई स्पीड ट्रेन CR-450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया। ये 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। जापानीज ट्रेन है CR-450। CR-450 की जगह लेगा, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता था, है ना। बताइए, आंसर कीजिए। CR-400 की जगह लेगा, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह से चल, ये सही है। और इसकी जो रफ्तार होगी वो जापान, ये तो रफ्तार तो सही है, लेकिन ये जापान ने नहीं किया है, ये चाइना ने किया है। ये किसने किया है? चाइना ने किया है। तो 38 का बी हो जाएगा। ये काम चाइना ने किया है, ना कि जापान ने किया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका जवाब, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट नामक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन उन कंपनियों को मान्यता देता है जो असाधारण कर्मचारी अनुभव प्रदान करती हैं। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के लिए ONGC को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन इसने प्रदान किया है। यानी कौन करता है ये भी पूछा गया है, और किसको किया गया है, किसको दिया गया है प्रमाण, ये भी पूछा गया है। तो पहला तो ये सही है, लेकिन ये ONGC को नहीं मिला है, ये सेल को मिला है, और ये लगातार सेकेंड ईयर है, दूसरी बार, कंटिन्यूअसली सेकेंड टाइम, लगातार दूसरी बार इसको दिया गया है। तो केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट भारत के सेवा उद्योग के संबंध में अक्टूबर 2024 में भारत के सेवा उद्योग के मासिक निर्यात 34.31 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर यह पहुंच गया, और अक्टूबर 2023 की तुलना में अक्टूबर 2024 में भारत में सेवा उद्योग से निर्यात में 50% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि हुई। बताइए कितनी वृद्धि हुई है, आंसर कीजिए। इतनी वृद्धि 22.3% की वृद्धि हुई है। दूसरा गलत है, पहला सही है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की? पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की है, कौन सा राज्य है? Which state government recently launched पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना? अरविंद केजरीवाल, दिल्ली। 18,000 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाएगा हिंदू और सिख पुजारियों को। हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाएगा। चुनाव के पहले खुश कर दिया, पंजीकरण शुरू हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में योजनाएं को पूछी जा रही है ना, करिए।
सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को 25-26 तक बढ़ा दिया है। पीएम फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2018 को शुरू की गई थी। - 2016 में शुरू की गई थी, न कि 2018 में। अरे जेल में थे, बाहर आ गए हैं। चुनाव होने जा रहा है, कन्वेयर है ना उसके, आम आदमी पार्टी के। बाकी संभाल तो वो रही है मैडम जो है, आतिशी मैडम। अरे कुछ, अब जेल जाएंगे तो कब बाहर ही नहीं आएंगे? मतलब मैं जेल भेज दिया तो अब बाहर भी तो आएंगे ना। हाँ? 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली? पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली? जितेंद्र मिश्रा ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, बस ध्यान रखना है। लड़ाकू पायलट के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी, 38 साल उसमें सेवा किए हैं। भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आने वाले। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में वर्ष 2005 से 2020 के बीच 36% की कमी आई है। कमी आई है 36% की। जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता जो होनी चाहिए उसमें कमी है। भारत का लक्ष्य 2030 तक जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है, अभी 36% की आई है। और गैर जीवाश्म ईंधन की 50% विद्युत ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है, मतलब गैर जीवाश्म ईंधन से। ये लक्ष्य रखे गए हैं, ये आंकड़े हैं। दोनों बातें सही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। रशिका बताइए, रशिका शुक्ला आप बताएं। अगला प्रश्न, असत्य कथन बताना है। सबसे पहले यही देखा करिए, सरकार 1 जनवरी से एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना शुरू की है, और इस पहल का उद्देश्य एकल सदस्यता प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, पत्रिकाओं और शैक्षणिक सामग्री सहित डिजिटल ज्ञान समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला तक निर्बाध पहुंच स्थापित करना है। डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच हो पाए। Digital access to research papers, journal and educational materials, including research papers, journal, educational materials, इन सब में निर्बाध पहुंच हो पाए, इसलिए ये शुरू किया गया है। दोनों बातें सही। असत्य पूछ रहा है तो डी हो जाएगा कि कोई भी असत्य नहीं है। करंट अफेयर को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करना पड़ेगा, वीकली रिवीजन करना पड़ेगा, और आप ही से होगा जी। बहुत सही, शिवशरण बेस्ट है। बार बार आप पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। हम साथ हैं आपके, आप चिंता ना करिए, याद करा के छोड़ेंगे। हम भी कम जिद्दी नहीं है। 15 जनवरी को भारतीय नौसेना मुंबई के नौसेना यार्ड में 3 स्थानीय रूप से निर्मित युद्धपोत नीलगिरी, सूरत और बागसीर को सेवा में लगाएगी। 15 जनवरी को, आज ही के दिन जब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके संबंध में कथन, अपनी अत्याधुनिक विमानन सुविधाओं के साथ नीलगिरी और सूरत दिन और रात दोनों समय कई तरह के हेलीकॉप्टर उड़ानों में सक्षम है। दुनिया की सबसे शांत और सबसे अनुकूलनीय डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है बागसीर डीजल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। और मुंबई स्थित मचगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड वह स्थान है जहां सभी 3 प्लेटफॉर्मों का डिजाइन और निर्माण किया गया है। तो दिन रात काम करने में सक्षम है, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, मचगांव डाक शिपयार्ड के द्वारा निर्मित किया गया है। तीनों बातें यहां पर सही हो जाएंगी। 1, 2 एंड 3 ऑल आर राइट। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल। आज थल सेना दिवस है। ठीक है,
पीडीएफ दिए दे रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, करंट का पीडीएफ तभी दे पाएंगे जब करंट पूरा होगा, क्योंकि इसका सीक्वेंस का मामला होता है। कैसे ही दे दे, इसका दे दे। क्लास का एक्चुअली पीडीएफ वो जो होता है ना, वो समझ में भी नहीं। हाँ होंगी, मैथ्स की भी क्लास करा देंगे, अभी नहीं, लास्ट में कुछ क्लासेस कराएंगे। क्लास का ये पीडीएफ जो आप लोग मांग रहे हैं, उसको देने के बाद आप लोग और कंफ्यूज होंगे। क्लास नोट्स खुद बनना चाहिए, शिवशरण की बात से मैं वाकिफ हूं, इत्तेफाक रखता हूं। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को घोषित किया, क्या घोषित किया? अवसरों का, सुधारों का, संभावनाओं का, विकास का। कैसा वर्ष घोषित किया? ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स 2025 का। आपको भी घोषित करना चाहिए अपना साल। आप लोग हर साल कुछ ना कुछ सोचते होंगे ना, तो इस साल भी कुछ सोच लीजिए कि ये हमारा वर्ष है सफलता का, सुधार का, ये चीज करने का, या कोई बुरी आदत छोड़ने का, इस बार सिलेक्शन लेने का, इस बार हर हाल में पूरा सिलेबस तैयार करने का। कुछ तो रेजोल्यूशन लेते होंगे ना। तो थल सेना ने लिया, रक्षा मंत्रालय ने लिया, हर विभाग ने लिया, आपने भी कुछ लिया होगा। हाँ, क्लास का वो तो हम सब दे ही रहे हैं, जो जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है सब दे रहे हैं। बायोलॉजी का आज अपलोड कर देंगे। तो सुधारों का रहा है 2025 का, इसने घोषित किया है कि हम सुधारों, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए किस राज्य में एथनो बॉटेनिकल गार्डन विकसित किया गया है? महाभारत पर आधारित होना चाहिए, महाभारत पर आधारित यह होना चाहिए कि जैसे महाभारत में था तो उस तरीके से। महाभारत का जो ज्ञान है उस पर आधारित, महाभारत पर आधारित पारिस्थितिकी और पर्यावरण, तो ये उत्तराखंड ने करने का निर्णय लिया है ना। ठीक है, अगला सवाल। आरबीआई ने कितने दिनों में सभी ऋणदाताओं को क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड अपडेट करने का निर्देश दिया है? कितने दिनों में? तो पहले ये जो था वो 30 दिन पे करना होता था ना, अब 15 दिन पे कर दिया है। नहीं, पहले 40 दिन था, पहले 40 दिन था, अब 15 दिन का कर दिया है, 15 दिन का। सभी ऋणदाताओं को क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड अपडेट करने का निर्णय दिया है, तो ये 15 दिन। सत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए। अमेरिकी सरकार भारतीय परमाणु संस्थाओं पर प्रतिबंध हटाने की योजना बना रही है। अमेरिकी सरकार ये योजना बना रही है, इसीलिए चर्चा में आया ही है, और हस्ताक्षर 2008 में किए गए थे। कब किए गए थे? 2008 में। 2005 में असैन्य परमाणु समझौता लागू किया गया था ना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के तहत शामिल नहीं होने वाले परमाणु रिएक्टर जो है वो भी अमेरिका द्वारा सूचीबद्ध भारतीय परमाणु संस्थाओं में से है। ये पता है आपको? ठीक है। तो ये 8 में किए गए थे, कब किए गए थे? 2008 में। किए गए थे, दोनों सही। आईईए वाला कब हुआ था? कितने लोगों को पता है?
आईईए क्या है? आईईए का फुल फॉर्म बताइए, क्लास खत्म कर देंगे, नहीं तो और पढ़ाएंगे। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, आईईए, है ना? ठीक, बिल्कुल सही। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये हमारा पहले हफ्ते का 7 तारीख तक का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। अभी आज मेरी ही क्लास रहेगी। अभी टाइम कितना हुआ है? 5:15। अगली क्लास हम करते हैं कितने बजे से करें? 6 बजे से करें? आप लोग जैसे बताएं। और उसमें हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। कल से हिंदी, जिन लोग आरओ वाले बैच में स्टार्ट हो जाएगी, आरओ वाले बैच में हिंदी स्टार्ट हो जाएगी कल से। 5:30 से करें? 5:30 से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा चाय वाय पीने का हो जाए ना। चलो 5:45 से कर लेते हैं। हम ही को क्लास लेना है ना, पंकज जी नहीं है। 5:45 चाय पी के। हाँ ठीक है। तो ये एक हफ्ते का करंट हो गया, ऐसे 4 वीडियो करेंगे तो पूरे महीने का करंट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए।